हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स के बारे में। इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का अल्ट्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें कि हमने फिर फ्लैजेला के बारे में, सीलिया के बारे में, एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं ऑन न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड की, तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स की, कि यूकैरियोट जो होते हैं, हमें पता है कि उनको यूकैरियोट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, जिसमें कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके पास न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो जो उनके पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस ये लैक करते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही रहता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो आज वो हम समझेंगे कि न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रोकैरियोट में जो सेंट्रल रीजन होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जहाँ पर वो सेपरेटेड नहीं होता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है जिससे कि वो सेपरेट रहे साइटोप्लाज्म से। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है एक, जिसमें कि डीएनए होता है। ठीक है, और वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पूरा होता है, उसमें और कुछ भी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा ये न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए मटेरियल जो है यहाँ पे कवर नहीं है। ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन से, जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको हम क्रोमेटिन बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, या तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बॉडी, या दूसरा हम उसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड की अगर हम बात करें तो ये सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड क्या है, इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं जैसे कि यूकैरियोट्स में होती थी। जो न्यूक्लियोइड होता है ये कोरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिसकी ब्रांचेस होती हैं और जो कि साइटोप्लाज्म में दूर तक ये ब्रांचेस फैली हुई होती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी फॉर्म में हमारा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल रहता है, और ये ब्रांचेस की फॉर्म में ऐसे साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड होता है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो एनवलप एसोसिएटेड न्यूक्लियोइड हो सकता है या फिर एनवलप फ्री न्यूक्लियोइड हो सकता है। ये भी चीज़ हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो अगर हम स्ट्रक्चर पे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर तो हैं ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह। यहाँ पे जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये हमारा न्यूक्लियोइड है। ये ब्रांचेस की फॉर्म में ऐसे फैला रहता है, ब्रांचेस की फॉर्म में ये रहता है। तो अगर हम इसको देखना चाहें कि ब्रांचेस की फॉर्म में किस तरीके से ये रहता है, तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर से ये आगे की तरफ ऐसे ब्रांचेस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला होता है ब्रांचेस की फॉर्म में न्यूक्लियोइड। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि अब एनवलप वाला कैसे होता है और फ्री वाला कैसे होता है न्यूक्लियोइड जो। तो एनवलप एसोसिएटेड का मतलब ये है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोइड है इसके आसपास आपको प्रोटीन दिखने को मिलेंगी ज़्यादा अमाउंट में, आरएनए और लिपिड और आपको पॉलीसेकेराइड, ये सब चीज़ें देखने को अगर मिलती हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है, एनवलप एसोसिएटेड है। अगर ये सब चीज़ें कम अमाउंट में देखने को मिलती है तो हम उसको फ्री न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह ये अगर देखने को मिलते हैं ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियोइड के साथ तो उसको हम एनवलप एसोसिएटेड न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अगर हमें लिटिल अमाउंट में देखने को मिलती हैं ये चीज़ें तो हम उसको फ्री न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियोइड का, जो कि आपको देखने को मिल रहा है सेंटर में। ठीक है, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से फैला रहता है। अब ये जो हमारा डीएनए होता है ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता है इस न्यूक्लियोइड में। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का। फिर क्या होता है, इसकी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होने के बाद इसकी सुपर कॉइलिंग होती है और इस तरीके का एक सुपर हेलिक्स बनता है, और इस फॉर्म में हमारे न्यूक्लियोइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पड़ा होता है, इसकी भी कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग होती है। किस तरीके से होती है यहाँ पे अच्छी तरीके से शो किया हुआ है कि सर्कुलर क्रोमोसोम है, फिर उसकी फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग होने के बाद सुपर कॉइलिंग हुई, उस तरीके से एक सुपर हेलिक्स बन जाता है यहाँ पे। तो बच्चों ये तो बात हुई हमारे न्यूक्लियोइड की। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन। साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन के बारे में बात करते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। असल में ये रिजर्व डिपॉजिट्स होते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई रिजर्व है
तो उसको हम इनकल्जन्स कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ दीज इनकल्जन्स। तो जो इनकल्जन्स होते हैं, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, मेनली बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर इनकल्जन्स जो होते हैं ज़्यादातर वो सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक इनकल्जन्स होते हैं जो सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, और इस वजह से हम उन स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये यही वाली स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन की, तो जैसे कि वॉलेटिन ग्रैनुअल्स, लिपिड इनकल्जन्स और सल्फर ग्रैनुअल्स एक्सेट्रा, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम कुछ इनकल्जन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटिन ग्रैनुअल्स के बारे में। ये साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन का एक टाइप होता है। इनको हम पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुअल्स भी कहते हैं, और ये देखने को मिलते हैं एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में, यानी चारों तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलते हैं। एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में वॉलेटिन ग्रैनुअल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं इन कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए या ये इटैलिक्स में होना चाहिए। ठीक है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है इसमें ये हाई अमाउंट में पाया जाता है हमारा वॉलेटिन ग्रैनुअल, और इसकी मदद से ही हम कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। जो वॉलेटिन ग्रैनुअल्स होते हैं उनमें बहुत सारे पॉलीफॉस्फेट्स होते हैं। ये जो पॉलीफॉस्फेट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं एटीपी के सिंथेसिस में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पॉलीफॉस्फेट यूज़ होते हैं एटीपी के सिंथेसिस में और वॉलेटिन ग्रैनुअल्स में हैं ये। इसका मतलब ये है कि जिस सेल में वॉलेटिन ग्रैनुअल्स ज़्यादा पाए जाएंगे, इट मीन्स कि वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। ठीक है, लिपिड इनकल्जन्स जो हैं वो पाए जाते हैं इन हाई अमाउंट इन बैसिलस, एजोबैक्टर, स्पाइरलम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इनकल्जन है कार्बोक्सीजोम्स। कार्बोक्सीजोम जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या थर्मोबैसिलाई, इन सब में देखने को मिलते हैं कार्बोक्सीजोम्स। कार्बोक्सीजोम्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो इसका मतलब जो भी इन्वॉल्व होगा इस तरीके की एक्टिविटी में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, तो वहाँ पर ये कार्बोक्सीजोम पाए जाएंगे। नेक्स्ट इनकल्जन है पॉलीसेकेराइड ग्रैन्यूल्स। पॉलीसेकेराइड ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, ईस्ट, फंजाई एंड एल्गी में। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन भी एक स्टोरेज फॉर्म होती है प्रोकैरियोट्स में। ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और ये स्टोर हाउस होता है कार्बन एंड एनर्जी का। ठीक है, तो जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारी बॉडी हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बॉडी हो, तो वहाँ पर ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है और वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो अगर हम अभी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे भी यही होता है कि ग्लाइकोजन एक स्टोर फॉर्म होती है एनर्जी की, तो जब भी ज़रूरत होती है प्रोकैरियोट्स को एनर्जी की तो इसका लाइसिस हो जाता है। नेक्स्ट है गैस वेसाइकल्स। गैस वेसाइकल्स जो होती हैं बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाती हैं, जो कि हमारे लेक्स और सी में पाए जाते हैं फ्लोट करते हुए। तो ये उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो कि लेक और सी में फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं। गैस वेसाइकल्स जो होते हैं ये गैस फिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल को बायोएनसी प्रोवाइड करते हैं, और ताकि जो सेल है वो फ्लोट करता रहे। लेक या सी जहाँ पर भी वो पाया जाता है उसके सरफेस पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो फ्लोट करता रहे, तैरता रहे, इसीलिए गैस वेसाइकल होते हैं उस सेल के अंदर, क्योंकि गैस वेसाइकल उसको बायोएनसी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये थे हमारे कुछ टॉपिक साइटोप्लाज्मिक इनकल्जन और न्यूक्लियोइड। मैं उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।